हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे। आपका स्वागत है ज्योग्राफी पाठशाला ऐप पर। हमने ज्योग्राफी में के अंदर भूगोल की यात्रा में मानव बस्ती पाठ हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि मानव बस्ती किस प्रकार बनती है, मानव बस्ती के प्रकार क्या होते हैं, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्तियां। अब हम पढ़ेंगे कि ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं। ग्रामीण बस्ती आपने देखी थी। अब हमारा हमारा जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि ग्रामीण बस्तियां, बस्तियों के प्रकार। देखिए, आप अपने गांव के चारों ओर नजर डालिए, थोड़ा आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जैसे गांव में आपने देखा होगा कि कुछ बस्तियां जो होती है, जो रहवासी इलाका होता है, वहां पर जब आप रहते हैं वो पास पास होता है, यानी निवास क्षेत्र पास पास होता है। उससे दूर आपका कृषि क्षेत्र होता है बाहर की तरफ, और थोड़ा दूर जो भी भूमि एक साथ होती है, और कुछ दूर चारागाह होता है। ये अधिकतर हर गांव की एक एक हम बनावट देखते हैं, वो देखते हैं। तो ये जो बनावट होती है, इसको हम कहते हैं गुच्छित। जो प्रकार होता है वो गुच्छित है, कहलाता है। इसको हम सहत भी कह सकते हैं, इसको हम संकुलित भी कह सकते हैं। तो यानी अगला प्रकार है गुच्छित, सहत, संकुलित बस्तियां। ग्रामीण बस्तियों की हम बात कर रहे हैं उसमें। यहां पर क्या होता है, इन बस्तियों के अंदर वहां पर जो निवास क्षेत्र होता है, बस्तियों का जो निवास क्षेत्र है, वहां का जो चारागाह है, वहां का चारागाह के अलावा जो कृषि क्षेत्र है वो सब अलग अलग होता है। कृषि क्षेत्र अलग अलग होता है। अलग अलग से मतलब आप देखते होंगे कि निवास क्षेत्र, जो भी मकान होते हैं, ढानियां होती है, सब पास पास में होती है। फिर मकान, जो खेत होते हैं वो उनसे बाहर होते हैं, और चारागाह बिल्कुल मकान गांव से बाहर की ओर होते हैं। ये खास बात होती है। और इन गुच्छित बस्तियों को हम इनके आकार के हिसाब से भी बांट सकते हैं। आकार के हिसाब से या ज्यामितीय आकार के हिसाब से, ज्यामितीय आकार के हिसाब से, आकार के आधार पर भी इसका विभाजन कर सकते हैं। विभाजन कर सकते हैं किनका? गुच्छित बस्तियों का। कैसे? देखिए, आप पहला आप देखिए, आपने देखा होगा कि किसी भी गांव के मध्य से कोई सड़क जा रही है, कोई रेल मार्ग जा रहा है। सड़क भी हो सकती है, मुख्य सड़क भी हो सकती है, रेल भी हो सकती है, या कोई नदी भी हो सकती है, या कोई नहर भी हो सकती है। इसके सापेक्ष यहां पर चारों ओर मकान बन जाते हैं। उसके सहारे सारे मकान बन जाते हैं, तट के सहारे, रेल मार्ग के सहारे, सड़क के मारे सहारे यहां पर क्या हो जाते हैं? मकान बन जाते हैं। तो ये जो प्रतिरूप होता है, ज्यामितीय आकार के आधार पर बस्तियों का विभाजन या प्रतिरूप, जो ये प्रतिरूप होता है, इसको हम कहते हैं रेखीय प्रतिरूप। क्या कहते हैं? रेखीय प्रतिरूप। रेखीय प्रतिरूप हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये प्रतिरूप हो गया। अब जो गुच्छित बस्तियां हैं उसी का बता रहा हूं। दूसरा प्रतिरूप हम पढ़ते हैं। दूसरा प्रतिरूप क्या होता है, आप समझिए। आप दूसरा प्रतिरूप आपने देखा होगा कि किसी गांव के मध्य से सड़कें जा रही हैं, और वो सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काट रही है, यानी बिल्कुल एक दूसरे को आसन रूप में काट रही है। जैसे यहां पर आप मान लीजिए, ये आपके गांव के मध्य में सड़क निकल रही है, और एक सड़क यहां से निकल रही है, इस तरीके से। तो क्या होगा, इस सड़कों के सहारे यहां पर आपके बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। सड़कों के सहारे, इधर सड़कों के सहारे यहां पर बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। यहां पर बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। तो ये जो प्रतिरूप है, ये क्या है? आपकी सड़कें हैं। सड़कें जो कहां काट रही है? समकोण पर काट रही है, समकोण पर काट रही है। तो यहां पर जो बस्तियों का निर्माण होगा उसको हम कहेंगे आयताकार प्रतिरूप। आयताकार प्रतिरूप। ये सब ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप है, क्योंकि नगरों में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। नगरों में तो बसावट, जमीन इतनी मूल्यवान होती है कि जहां खाली जमीन मिलती है वहां पर मकान बना लिया जाता है। तो यहां पर ये प्रतिरूप नहीं होता है। तो ये जो प्रतिरूप है, ये है आयताकार प्रतिरूप, इसको बोलते हैं आयताकार प्रतिरूप। अच्छा, तीसरा प्रतिरूप पढ़ने से पहले आप समझिए कि हम देखते हैं कि किसी गांव के मध्य में कोई तालाब हो, मध्य के अंदर कोई तालाब हो, या मान लीजिए कोई मंदिर हो, या कोई पुराना किला हो मध्य के अंदर, और उसके सहारे सारे, आपको यहां पर क्या हो जाता है? मकान बन जाते हैं। उसके सहारे सारे यहां पर मकान बन जाते हैं, यहां पर। ठीक है, ये मकान बन गए। तो ये जो तालाब है, मंदिर है, किला है, उसके सारे मकान बन गए। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है वर्ताकार प्रतिरूप। इस प्रतिरूप को कहते हैं वर्ताकार प्रतिरूप। ये प्रतिरूप आपको मुख्यतः आपको किसी भी गांव में मिल जाएंगे। ऐसा होता है कि मध्य के अंदर बड़ा सा मंदिर हो, या कोई धार्मिक संस्थान हो, कोई किला हो, तालाब हो, ऐसा। तीसरा एक प्रतिरूप और समझिए। उसमें क्या होता है
कि मध्य के अंदर कोई तालाब है, कोई ये मान लीजिए कोई एक सेंटर पॉइंट पे कोई एक मुख्य जगह है, कोई किला भी हो सकता है, और उसके सहारे अनियमित रूप से कोई सड़कें जा रही है, बाहर निकल रही है उससे, जैसे यूं निकल गई, यूं निकल गई, इस तरीके से सड़कें बाहर निकल रही है ना। यहां पर सड़कें बाहर निकल रही है, तो यहां जो प्रतिरूप बनेगा, इसके सहारे सारे जो प्रतिरूप बनेगा यहां पर, जैसे यहां बन गया, यहां बन गया, इस तरीके से जो प्रतिरूप बन जाएगा, ये साइकिल के पहिए की तरह बनेगा, इसलिए इसको हम कहते हैं अरीय प्रतिरूप। क्या कहेंगे हम इसको? अरीय प्रतिरूप कहेंगे। अरीय प्रतिरूप। अरीय प्रतिरूप में आप साइकिल के पहिए में आप समझते होंगे कि धुरी होती है, धुरी के पास में यूं इस तरीके से ताड़ियां निकलती रहती हैं, तो इसके सहारे जो मकान बन जाएंगे वो अरीय प्रतिरूप के अंदर आएंगे। अब देखिए, आपने अरीय प्रतिरूप समझ गए हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि गुच्छित बस्तियां बनने का कारण क्या है। ये गुच्छित बस्तियां बनती क्यों है, हम इस कारण को समझना चाहेंगे। क्या होता है कारण? अब देखिए, गुच्छित बस्तियां बनने का कारण, गुच्छित बस्तियां बनने का कारण, इसके दो कारण मुख्यतः हैं। पहला जो कारण है वो है सुरक्षा के कारण। सुरक्षा के लिए आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि जब सुरक्षा के लिए, चाहे वो सुरक्षा बाहरी आक्रमण की सुरक्षा हो, उनसे सुरक्षा हो, चाहे वो पशुओं से सुरक्षा हो, चाहे चोरी डकैती हो, उनसे सुरक्षा हो, तो लोग पास पास में मकान बना लेते हैं और वहां रहना पसंद करते हैं। इसका उदाहरण मिलता है हमको मध्य भारत में बुंदेलखंड के पास। ये परीक्षा आपके पास आ जाए तो मध्य भारत में बुंदेलखंड के पास में इसका उदाहरण मिलता है, गुच्छित बस्तियों का सुरक्षा के कारण जो बनता है, जो मध्य प्रदेश में। दूसरा आपको मिलता है नागालैंड में। कहां मिलता है? नागालैंड में। ठीक है, सुरक्षा के कारण। दूसरा कारण हम इसे कर सकते हैं जल की उपलब्धता। देखिए, अगर आप सोचिए बड़ा क्षेत्र है जहां जल एक मुख्य पॉइंट पर मिल रहा है, एक जगह पर मिल रहा है, तो लोग क्या करेंगे, उस जैसे बीच में तालाब है, चारों तरफ मरुस्थलीय इलाके, मान लीजिए मरुस्थलीय इलाका है, बीच में सरोवर है, तालाब है, तो लोग क्या करेंगे, सब वहीं पर रहना पसंद करेंगे। तो कोई तो नहीं चाहेगा कि मैं 8-8 किलोमीटर चलकर 5-5 किलोमीटर चलकर पानी लेकर आऊं, सब वहां रहना पसंद करेंगे। तो जब जल की उपलब्धता कम होगी तो उस जल के पास में, उस जो जल का क्षेत्र होगा उसके पास में लोग क्या बना लेंगे, बिल्कुल पास पास मकान बना लेंगे। तो ये इस तरीके से वहां पर भी गुच्छित बस्तियों का निर्माण हो जाएगा। जल की उपलब्धता के पास अगर कम है, और ज्यादा है तो भी वो जल के पास में होंगे, लेकिन यहां पर विशेष होंगे। उदाहरण ले सकते हैं आप पश्चिमी राजस्थान। वहां पर आप देख लीजिए कि जल की उपलब्धता कम होती है, जहां पर नदी होती है, नहर होती है, इंदिरा गांधी नहर मान लीजिए, कोई भी झील हो, तालाब हो, तो वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। या फिर हम उत्तरी भारत में, जैसे आप यूपी के अंदर बात कर लें, वहां पर है, बिहार में बात कर ले, यहां पर है, तो इस तरीके से वहां पर भी क्या होता है, गुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। तो पहला है सुरक्षा के कारण और दूसरा है जल की उपलब्धता के कारण। जल की कमी भी प्रभावित करेगी और जल की अधिकता भी प्रभावित करेगी, क्योंकि अधिक भी होगा तो भी मनुष्य जल के पास रहना पसंद करते हैं। ये गुच्छित बस्तियों के बनने के कारण हो गए। ठीक है, अब हम इसी का ही दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे। किसका? आपके ग्रामीण बस्तियों का। मैंने बताया था ग्रामीण बस्तियां दो प्रकार की है, एक तो गुच्छित बस्तियां और दूसरी, कई प्रकार की है, माफ कीजिएगा, एक तो गुच्छित बस्तियां, दूसरी है आपकी अर्ध गुच्छित बस्तियां। यहीं पर मैं कर देता हूं, बता देता हूं कि ग्रामीण बस्ती के प्रकार आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। पहला हमने पढ़ लिया गुच्छित बस्तियां, अब दूसरा हम पढ़ेंगे अर्धगुच्छित बस्तियां। अर्धगुच्छित बस्तियां हो गया। तीसरा हम पढ़ेंगे नगला, पल्ली या ढानी, हम ये पढ़ेंगे। चौथा हम पढ़ेंगे एकाकी बस्तियां। कौन सी बस्तियां? एकाकी बस्तियां, यहां पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अर्धगुच्छित बस्तियों की बात हो रही है, अर्धगुच्छित बस्तियों की बात हो रही है, तो अर्धगुच्छित बस्तियां क्या होती है? इसका मेन कारण अगर पहला बात करेंगे तो ये है कि अगर किसी जगह पर गुच्छित बस्तियों का विखंडन हो जाए, गुच्छित बस्तियां जो बड़ी बसी बस्तियां हैं उनका विखंडन हो जाए किसी भी कारण से, कोई जातिगत कारण हो, सामाजिक कारण हो, कोई महामारी आ जाए, तो गुच्छित बस्तियों के विखंडन से बनती है। पहली बात तो गुच्छित बस्तियों के विखंडन से बनती है। या फिर मान लीजिए कोई भी गुच्छित बस्ती, अर्धगुच्छित बस्तियां, कोई भी अर्धगुच्छित बस्ती बन रही है, शुरुआत हो रही है या टूट कर बनी है, तो वो हमेशा एक गुच्छित बस्ती के भविष्य का निर्धारण करेगी, क्योंकि बाद में वही अर्धगुच्छित बस्ती क्या हो जाएगी? गुच्छित बस्ती में बदल जाएगी। तो हर या प्रत्येक अर्धगुच्छित बस्ती भविष्य में गुच्छित बस्ती के निर्माण का, गुच्छित
बस्ती के निर्माण का आधार तैयार करती है, आधार तैयार करती है। आप समझ रहे हैं कि अगर मान लीजिए अर्धगुच्छित बस्ती बस गई है, 2, 4, 5 मकान हो गए हैं, तो भविष्य में वही बढ़कर ही गुच्छित बस्ती का निर्माण जगह लेंगे। होता क्या है, बनती कैसे है कि किसी भी क्षेत्र में क्या होता है, आप यूं समझिए, किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए कोई क्षेत्र है, तो वहां से कोई समाज है, कोई व्यक्ति समूह है, वो स्वेच्छा से या बलपूर्वक वो बाहर की ओर उसको भेज दिया जाता है, बाहर की ओर धकेल दिया जाता है। यानी जब किसी समाज, किसी क्षेत्र में कोई भी समाज स्वेच्छा से बलपूर्वक बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, मध्य में जो बड़े लोग रहते हैं, जैसे जमींदार लोग होते हैं, राजा लोग रहते हैं, वो रहते हैं, तो जो सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोग कहाँ रहते हैं, किनारे पर रहते हैं, बाहर रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं किनारे पर, तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पर सामाजिक रूप से संपन्न लोग हैं और बाहर बिखरे हुए रूप में हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं, सामाजिक रूप से व आर्थिक रूप से पिछड़े जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं, पिछड़े लोग रहते हैं। इस कारण यहाँ पर अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जब कोई समाज बलपूर्वक या फिर स्वेच्छा से बाहर की ओर धकेल दिया जाता है किसी गांव के केंद्र से, और मध्य में जमींदार लोग रहते हैं और बाहर सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोग रहते हैं, तो अर्धगुच्छित बस्तियों का निर्माण होता है। उदाहरण आप ले सकते हैं राजस्थान और गुजरात। जो वहां पर जातीय समीकरण है, वहां पर ऐसी बस्तियां आपको मिल जाएगी, आपके गांव के आसपास भी ऐसी बस्ती आपको मिल जाएगी। अब हम अगला रूप पढ़ेंगे, नगला, पल्ली और ढानी। जो तीसरा जो रूप है वो हम पढ़ेंगे। तो ढानी आप हमेशा देखते हैं, ढानी का अगर कोई आप आधार देखेंगे तो मुख्यतः जातिगत आधार होता है। आपके गांव के पास देखेंगे तो वहां पर जाति के समूह के नाम से ढानी होती है, फला की ढानी उसके नाम से ढानी होती है, तो ये जाति आधार पर होती है। तो नगला, पल्ली और ढानी, इसमें क्या होता है कि यदि कोई समूह जो होता है, जन समूह होता है, वो जातिगत कारण, या तो कोई जातिगत कारण हो या कोई भौतिक, इसको मानव जनित भी कह सकते हैं, कि कोई मानव जनित कारक या भौतिक कारक, इनके द्वारा क्या होता है, विखंडित कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं जातिगत आधार पर किसी गांव के बाहर की ओर रहने लग जाते हैं और वहां पर एक एक अपनी ढानी बना लेते हैं, एक एक अपनी ढानी बना लेते हैं। ढालियों के नाम होते हैं, जैसे आपके समाज में कोई ढानी हो, जैसे कुमाऊतों की ढानी नाम दे दिया, कोई भी दे दिया। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई समाज, जो कोई जनसमूह मानव जनित कारक के कारण, भौतिक कारणों के कारण या जातिगत कारणों के कारण लोगों को बाहर की ओर धकेल दिया जाता है, तो वैसे लोग गांव से बाहर अपनी एक बस्ती का निर्माण कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, जैसे मुख्य गांव तो ये रहा, और जिसको कह देते हैं हम नगला, पल्ली और ढानी। इसको हम कह देंगे नगला, पल्ली, ढानी। ये मिलेंगे आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, आपको छत्तीसगढ़ में मिल जाएंगे, और आपको हिमाचल प्रदेश की निचली घाटियों में मिल जाएंगे। हिमाचल प्रदेश की निचली घाटियों में मिल जाएंगे, निचली घाटियों में आपको ये मिल जाएंगे। तो आपको ये नाम भी याद। तो आप नगला, पल्ली बस्ती समझ के होंगे कि जब कोई विशाल गांव होता है, वो जातिगत कारण, भौतिक कारण के कारण, या सामाजिक कारण भी लिख सकते हैं, सामाजिक कारणों के द्वारा विखंडित हो जाता है और लोग बाहर की ओर रहते हैं, तो उसे नगला, पल्ली, ढानी भी कहते हैं। यहाँ पर गंगा का मैदान भी आप लिख सकते हैं, गंगा का मैदान यहाँ पर लिख सकते हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की निचली घाटियां। अब अंत में जो बच रहा है लास्ट का, ग्रामीण बस्तियों का, उसको हम कहते हैं एकाकी बस्तियां या प्रक्षेपित बस्तियां। क्या कहते हैं उसे हम? एकाकी बस्ती या फिर परिक्षेपित, यानी बिखरी हुई बस्तियां। और एकाकी बस्तियां या परिक्षेपित बस्तियों का निर्माण कहां होता है, ये आप समझिए। इनका निर्माण कहां होगा? सुदूर जंगलों में होगा, सुदूर जंगलों के अंदर एकाकी बस्तियों का निर्माण होगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि छोटी पहाड़ियों की ढालों पर झोपड़ी के रूप में होगा, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर झोपड़ी के रूप में इन बस्तियों का निर्माण होगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं खेतों व चारागाहों के अंदर, खेतों व चारागाहों में इनका निर्माण होता है, चारागाहों में इनका निर्माण होता है। आप यूं समझ लीजिए कि आपके आसपास भी होंगे कि आपका परिवार वहां रह रहा है, लेकिन आपके परिवार में से आपके चाचा हैं, वो कहते हैं कि मैं खेतों के पास रहूंगा। मान लीजिए आपका गांव ये रहा, वो यहाँ रह रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं मैं अपने खेतों के पास में, मेरा खेत यहाँ, मैं यहाँ बना कर रहूंगा। तो वो एक अलग बना के रह रहा है, इसलिए इसको एकाकी बस्ती मिलेगा। बाद में यही एकाकी बस्ती अर्धगुच्छित बनेगी और ये अर्धगुच्छित बस्ती गुच्छित बनेगी। ये आप समझ लीजिए, सब भविष्य का निर्धारण कर रही है। तो ये सुदूर जंगलों में, छोटी पहाड़ियों की ढालों पर, जहां पर दूर दूर मकान रहते हैं, खेतों व चारागाहों में रहेगा।
यहां पर क्या होता है आप यूं समझ लीजिए, कारण क्या है कि जब स्वेच्छा से लोग अपने खेतों में या दूर जंगलों में, दूर चारागाह में मकान बनाकर रहते हैं तो एकाकी बस्ती का निर्माण हो जाता है। जब लोग स्वेच्छा से अपने खेतों के अंदर चले जाते हैं और दूर मकान बना लेते हैं तो उससे एकाकी बस्ती का निर्माण होता है। हाँ, ये बात अलग है कि बाद में वहां पर लोग आएंगे और वही अर्धगुच्छित बस्ती का निर्माण करेंगे। अच्छा, इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है, आप कहां का मिलेगी? मध्य प्रदेश में मिलेगी, आपके उत्तराखंड में ऐसी बस्तियां मिलेगी, ये आप जरूर याद कर लीजिए। आपके हिमाचल, मध्य प्रदेश नहीं, माफ कीजिएगा, मेघालय में मिलेगी, मेघालय में मिलेगी, उत्तराखंड में मिलेगी, आपके हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी आपको ऐसी बस्तियां, हिमाचल प्रदेश में मिल जाएगी, और आपको केरल में भी मिल जाएगी। कहां मिल जाएगी? केरल में भी ऐसी बस्तियां मिल जाएगी, केरल में भी ऐसी बस्तियां आपको मिल जाएगी। तो ये बस्तियां हैं आपकी, है ना, तो ये आपको केरल में भी मिल जाएगी। ठीक है, केरल में भी। तो ये बस्तियां हो गई एकाकी बस्तियां। आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल मैंने आपको टॉपिक वाइज समझाने की कोशिश की, टॉपिक से आप समझ जाए। हमने ग्रामीण बस्तियां पढ़ ली थी, ग्रामीण बस्ती के प्रकार पढ़े, गुच्छित बस्ती पढ़ी। गुच्छित बस्ती में हमने पढ़ा कि कितने प्रकार की होती है प्रतिरूप के हिसाब से, तो रेखीय प्रतिरूप पढ़ा हमने, उसके अलावा हमने आयताकार पढ़ा, वर्ताकार पढ़ा, अरीय प्रतिरूप पढ़ा। फिर हमने इनके प्रकार पढ़े, अर्धगुच्छित बस्ती क्या होती है, नगला पल्ली क्या होती है और एकाकी बस्ती क्या होती है, ये आपने पढ़ लिए। विशेषकर आपको ये नाम जरूर याद रखने कि कौन कौन से राज्यों में ये पाई जा रही है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा और आप इसको वापस वीडियो को देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे नगरीय बस्तियों के साथ। ओके बेटा, थैंक यू।